हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत एक विशेष टाइप से जो क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुराने पेपर को एनालाइज करके दोस्तों ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, इसलिए आप बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। क्योंकि जो ये हमारी जो क्लास है दोस्तों, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों, ये क्लास जो है आपका सी टेट, यू टेट जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, या सदा जीवन व्यतीत करता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो और अपने विषय में प्रवीण हो। तो अगर देखें तो दोस्तों, एक अच्छे अध्यापक के अंतर्गत ये सभी गुण होने ज़रूरी हैं। लेकिन विशेष तौर पर अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिलें तो ऐसी चीज़ों में आपने ध्यान देना है, जो विद्यार्थियों के प्रति जो बात आएगी, विद्यार्थियों के जो है भविष्य से संबंधित या विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से संबंधित, वो ऑप्शन हमेशा सबसे पावरफुल होगा, सबसे अच्छा होगा। तो वो एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो दोस्तों, किंडरगार्टन स्कूल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है इंग्लैंड, इटली, जर्मनी या फ्रांस। तो दोस्तों, सबसे पहले जो किंडरगार्टन स्कूल खोले गए थे वो खोले गए थे जर्मनी में। कहाँ खोले गए थे दोस्तों? जर्मनी में सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल खोले गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? तो दोस्तों, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है दोस्तों? अभिरुचि। अभिरुचि का मतलब होता है दोस्तों कि उसके प्रति प्रेरित रहना और शिक्षा के प्रति जो है लगाव व्यक्त करना। ठीक है दोस्तों। तो और शिक्षण कार्य के प्रति लगाव होना। तो ये शिक्षा का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है कि अभिरुचि। ठीक है। तो ये विचार किसने दिया था? तो ऑप्शन है रूसो, मौर्य मॉन्टेसरी, मैकडूगल या टीपी नन। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो अभिरुचि का कॉन्सेप्ट दिया है, कहा है, वो कहा है दोस्तों टीपी नन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टीपी नन ने कहा था दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों? अभिरुचि। ठीक है दोस्तों, अभिरुचि का कॉन्सेप्ट किसने कहा? ये कहा नन ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप प्रीवियस पेपर को उठाइए, इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 40 क्वेश्चन हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि से, तो ये क्वेश्चन भी उसमें जरूर इंक्लूडेड रहेंगे। और आपको इसी क्लास में से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिप्रेरण एक। तो दोस्तों, जो अभिप्रेरणा है या अभिप्रेरण है वो क्या है? एक भौतिक अवस्था, सहज अवस्था, नैसर्गिक अवस्था या मनोवैज्ञानिक अवस्था। तो दोस्तों, अभिप्रेरण क्या है? तो अभिप्रेरण दोस्तों है एक मनोवैज्ञानिक अवस्था। क्योंकि मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकली अगर कोई बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड हो, अभिप्रेरित हो, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वो बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है। तो अभिप्रेरण क्या है दोस्तों? एक मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। तो दोस्तों, जब किसी को एजुकेटेड किया जाता है तो इस माध्यम से क्या होता है? कल्याण होता है। किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है ही। आदर्श परिवार का ये भी होता है, मनुष्य के व्यक्तित्व का ये भी है, छात्र व छात्राओं का। तो दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से कल्याण किनका होता है? तो अगर दोस्तों इनमें से उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन कोई होता तो ये आंसर हो जाता। बट यहाँ पे दोस्तों सबसे इफेक्टिव ढूंढना है, तो यही एग्जाम में बड़ा क्रिटिकल होता है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से जो कल्याण होता है दोस्तों, वो होता है समाज के
सभी वर्गों का क्या होता है दोस्तों? समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो सभी वर्गों का कल्याण कर सकती है। बाकी आदर्श परिवार इसी के अंतर आ जाते हैं दोस्तों, समाज के अंतर्गत मनुष्य के व्यक्तित्व का, कि मनुष्य ही समाज को बनाता है। इसलिए मनुष्य का व्यक्तित्व भी मेन आ गया। छात्र छात्राओं का तो होना ही है, क्योंकि वो समाज के अभिन्न अंग हैं। तो दोस्तों शिक्षा के माध्यम से किनका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल इफेक्टिव आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं उनमें स्व अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन है दोस्तों, ये कैसे डेवलप किया जा सकता है? तो ऑप्शन है उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, या उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसमें सारे ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि हाँ ये भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट आंसर पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर। अगर सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे के अंदर लाना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उसी को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। जैसे क्लास में दोस्तों मॉनिटर होता है कि अगर कोई बच्चा क्लास में ज़्यादा कौतूहल करता है या वो माहौल ख़राब करता है, तो ऐसी स्थिति में उसी बच्चे को कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी दे देनी चाहिए, जिससे वो अपने वर्क को करेगा, तो डिसिप्लिन्ड होके करेगा, तो धीरे-धीरे उसके अंतर्गत स्व अनुशासन डेवलप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। तो एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? किस चीज़ को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दी जाएगी दोस्तों? ऑप्शन है विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोणीय विचारों को, उच्च विचारों को, या आस्था को। तो दोस्तों यहाँ पर साइंटिफिक थॉट भी रख दी गई, वैज्ञानिक विषयों को या वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को, उच्च विचारों को या आस्था को। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को भी इम्पोर्टेंस वाला वर्ड दे दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो यही होते हैं जो कन्फ्यूजन कराते हैं एग्जाम में। बट अगर हम बात करें तो एक अध्यापक के रूप में मेनली प्राथमिकता किसको देना चाहिए दोस्तों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। ठीक है दोस्तों, जो विचार व्यक्त कर सके और साइंटिफिक थॉट रखता हो, तो वही जो है सबसे प्राथमिकता वाला बच्चा हो सकता है, उसी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए दोस्तों। केवल विज्ञान विषयों को पढ़ने वाला बच्चा ही, ऐसा जरूरी नहीं कि वही इंटेलिजेंट हो और वही सब कुछ कर सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचारों की अभिव्यक्ति करने वाला बच्चा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। तो दोस्तों जो बेसिक एजुकेशन है उसका आधार मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, इसमें हस्तशिल्प की प्रधानता दी गई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि बुनियादी शिक्षा का जो आधार है मनोवैज्ञानिक है, उसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र की को प्रधानता दी जाती है। तो दोस्तों जब बच्चा छोटी क्लास में होता है, बुनियादी शिक्षा में होता है, तो वहाँ पर बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना कि उसके जो किताबें हैं या उसका जो कोर्स है उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। बच्चा किस लेवल पर सीख पा रहा है उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जबकि आपने देखा होगा बड़ी क्लासों में अगर देखें तो वहाँ पर सिलेबस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए जो है बुनियादी शिक्षा में पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बनता है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है शिक्षण से संबंधित। तो शिक्षण क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और अधिकांश बच्चे इसमें भी गलतियां कर देते हैं। तो शिक्षण क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन है एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, या एक तपस्या। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो शिक्षण एक कला भी है, ठीक है, शिक्षण एक क्रिया भी है, और शिक्षण एक तपस्या। तो हम इसको कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षण कार्य करने के लिए एक अध्यापक को काफ़ी लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ता है। बट यहाँ पर दोस्तों शिक्षण क्या है? तो मेनली अगर हम बात करें, शिक्षण एक कौशल है दोस्तों, टीचिंग एक स्किल है दोस्तों। क्या है? स्किल।
ठीक है? शिक्षण क्या है दोस्तों? कौशल है। मुख्य रूप में शिक्षण क्या है? कौशल है। तो अगर शिक्षण कौशल डेवलपमेंट करने के लिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब आपने बीएड किया होगा तो आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, और माइक्रो टीचिंग का मतलब जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका मतलब ही यही होता है कि टीचिंग स्किल को डेवलपमेंट करना। यानी कि टीचर अगर किसी अभ्यर्थी को बनाया जा रहा है तो उसके अंदर उसका लेखन, उसका जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, उसका कार्य जो है और साथ ही उसके जो है क्रियाकलाप, सारी चीज़ों को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाता है। तो शिक्षण क्या है दोस्तों? एक कौशल है, और ये कौशल दोस्तों डेवलप किया जाता है। ये जो है पैदाइशी नहीं होता। ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो दोस्तों अगर हम छात्रों का चरित्र निर्माण करने की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए है अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की, या धार्मिक शिक्षा की। तो दोस्तों अगर हमें छात्रों का चरित्र निर्माण करना है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसको मानना चाहिए, किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। ठीक है दोस्तों, अगर अध्यापक केवल क्लास में उपदेश दे देंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस उपदेश का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और महापुरुषों की जीवन गाथा सुन के भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चरित्र का निर्माण हो सके। धार्मिक शिक्षा की भी ऐसा नहीं कि धार्मिक शिक्षा से ही चरित्र निर्माण हो। तो दोस्तों सबसे पहले बच्चों के लिए, छात्रों के लिए जो चरित्र निर्माण के लिए हेल्पफुल होता है वो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में इसको नोट करेंगे, एग्जाम में आ सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन है संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, या शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, या शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, या शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य रहा है? ये रहा है दोस्तों संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनती हैं दोस्तों उसका टारगेट क्या होता है कि होल जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन तंत्र है हमारा, उसको एक नया रूप देना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। तो दोस्तों शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ है? तो शिक्षक बनने की इच्छा, या शिक्षण कार्य में लगन, या शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि एक शिक्षक बनने की जो इच्छा है उसके लिए क्या है दोस्तों, वहाँ पर एक शिक्षक बनने की इच्छा होना ही शिक्षण योग्यता के अंतर्गत नहीं आता। शिक्षण कार्य में लगन होना, ये भी शिक्षण अभियोग्यता के लिए नहीं होता। शिक्षण अभियोग्यता मेन चीज़ क्या होती है दोस्तों? एक शिक्षण जो शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। तो एक शिक्षक बनने के लिए जो भी सभी योग्यताएं होती हैं दोस्तों उनको कहते हैं शिक्षण अभियोग्यता। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिक्षण योग्यता का क्या अर्थ हुआ दोस्तों? शिक्षण कार्य करने के लिए, यानी कि एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपेक्षित सभी योग्यताएं अगर उसके अंदर हैं तो उसको कहते हैं शिक्षण अभियोग्यता। तो इनका डेवलपमेंट करना ही शिक्षण अभियोग्यता के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप। तो दोस्तों अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपके पढ़ाते वक्त यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है कि सर आपने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, या मैम आपने ये मिस्टेक कर दी, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? तो छात्रा को कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे,
या छात्र को चुप रहने को कहेंगी या स्वीकार कर लेंगी या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएँगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों क्या होगा कि अगर आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं और आपके द्वारा अध्यापन कार्य में त्रुटियाँ हो जाती हैं, क्योंकि अमूमन अध्यापक के द्वारा भी त्रुटियाँ हो जाती हैं। जैसे बोर्ड में लिखते वक़्त कहीं पर कोई जो है अंकों में मिस्टेक हो जाती है, पॉइंट लगाने में, दशमलव लगाने में मिस्टेक हो जाती है, मात्राओं में कुछ हो जाता है या कोई शब्द छूट जाता है। तो ये मिस्टेक्स अगर हो जाती हैं तो दोस्तों वहाँ पर क्या करना है, एक अध्यापक के रूप में हमें ना तो कक्षा से बाहर मिलने के लिए कहना है बच्चे से, ना छात्र को चुप होने के लिए कहना है और ना ही दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएँगे तब ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। केवल उस कमी को स्वीकार कर लेना है और उसमें जो कमियां हैं उसको उसी समय सुधार देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अध्यापक के तौर पर अपना जो है ये गुण एक अध्यापक में होना चाहिए, ना कि उस बच्चे को हमें डांटना है कि भाई ये यहाँ पे मिस्टेक है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो छात्र है वो भी एक हमारे अध्यापन कार्य का ही एक अंग है दोस्तों। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अंग है और वो हमें सहयोग प्रदान कर रहा है अगर वो त्रुटि की ओर संकेत करता है तो दोस्तों। ठीक है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और उसको सुधार कर देना चाहिए शांतपूर्वक। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शिक्षण की परियोजना पद्धति। तो जो दोस्तों जो शिक्षण की प्रोजेक्ट मेथड है, टीचिंग की जो प्रोजेक्ट मेथड है, ये किस पर आधारित है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, प्रोजेक्ट केंद्रित है या बाल केंद्रित है? तो दोस्तों शिक्षण की जो परियोजना पद्धति है वो किस पर आधारित है? वो है दोस्तों बालक केंद्रित है दोस्तों। किस पर केंद्रित है? बालक केंद्रित, यानी कि बाल केंद्रित है दोस्तों शिक्षण की परियोजना पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट मेथड जो होती है, प्रोजेक्ट पद्धति जो दोस्तों है वो क्या है, वो एक बाल केंद्रित शिक्षण परियोजना कहलाती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? तो दोस्तों एक शिक्षक के रूप में अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अपने ज्ञान देने के साथ साथ अन्य क्या क्या चीज़ें सिखानी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग करना और ये सभी। तो दोस्तों अगर बात करें एक शिक्षक के को अगर ज्ञान के अलावा अपने बच्चों को क्या-क्या देना चाहिए? एक तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करने का कॉन्सेप्ट बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि जब तक जैसे कोई बच्चा है क्लास में उसको मोटिवेट करके उसे क्लास में प्रथम पोजीशन लाना या साथ ही उसको जो है अन्य कोई इस प्रकार के टास्क दे दिए जाएँ जिसमें वो अथक प्रयास करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोने के लिए उसको मोटिवेट करना। इसके अलावा जो है समय का सदुपयोग करना, ये तीनों चीज़ें सिखानी चाहिए। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों हमारा, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? तो दोस्तों एक अध्यापक अगर जो है टीचिंग कर रहा हो तो उस स्थिति में वास्तविकता क्या है, आखिर वास्तविक कार्य क्या है एक अध्यापक का? छात्रों को पढ़ने में लगाना या छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों के प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना या छात्रों की परीक्षा पास करने में योग्य बनाना। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर छात्र को पढ़ने में लगा देना, बिठा दो और पढ़ने के लिए कह दो, ये कोई वास्तविक कार्य नहीं है अध्यापक का। ठीक है, मतलब करना है ये काम भी बट ये उतना इफेक्टिव नहीं है। छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, पढ़ने के लिए प्रेरित कर देंगे और उसके बाद आप क्लास से गायब हो जाएंगे तो कैसे बच्चा पढ़ेगा? ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पर दोस्तों अगर हम छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास की ओर ध्यान दें तो जो है टीचर छात्र का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, शिक्षक छात्र का, वो बहुत अच्छा बनेगा और छात्र का अच्छा खासा विकास हो जाता है दोस्तों। सर्वोन्मुखी विकास करना मेन टारगेट होना चाहिए दोस्तों। तो सर्वोन्मुखी शब्द जहाँ पर जिस भी एग्जाम में आए दोस्तों आपके पास, तो वो ज़्यादा आंसर सही होगा, इफेक्टिव आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, और छात्र को परीक्षा में पास करने योग्य बनाना, ये तो इन चारों में सबसे ऑड है दोस्तों, गौण जिसको बोलते हैं। ठीक है, मुख्य ये तीन थे, तीनों में भी सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर पड़ता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि। तो बच्चों की को जो शिक्षा दी जाती है उसमें सबसे अधिक आवश्यक क्या है? बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए,
बच्चों में सही आदतें डाली जाएँ, बच्चों में पर्याप्त स्नेह दिया जाए, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो बच्चों की शिक्षा में सबसे अधिक आवश्यक क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन से मिलता-जुलता है। तो यहाँ पर जो मेन फ़ोकस करना है वो सर्वोन्मुखी या सर्वांगीण विकास पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्योंकि बच्चों की शिक्षा में सबसे अधिक आवश्यक क्या है? उसका सर्वांगीण विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? तो दोस्तों अगर हम वास्तविकता से अनुभव कराएं बच्चे का, तो इसके लिए कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहेगी? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? तो दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षण विधियों में, तो वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण सबसे उत्तम विधि जो है वो है भ्रमण विधि दोस्तों। अगर बच्चों को किसी भी प्लेस की अगर हम जानकारी दे रहे हैं, अगर हम उसी जगह में ले जाकर उसको घुमा दें, तो वो बच्चे के माइंड में पूरी तरीके से लाइफ टाइम वो चीज़ रहेगी दोस्तों। याद करा के अगर हम प्रोजेक्ट करा दें या भाषण कर दें, पाठ्य किताब में पढ़ा दें, तो इन तीनों से इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा दोस्तों। भ्रमण विधि सबसे बेस्ट रहेगी। उस स्थान को जब बच्चा देख लेगा, तो उसके माइंड में जो चित्र बनेगा तो दोस्तों, जो चित्रण होगा उसके माइंड में, वो उसके जीवन पर्यंत काम आएगा और उससे संबंधित वो सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेगा दोस्तों। तो इसलिए भ्रमण विधि सबसे बेस्ट मेथड रहती है दोस्तों, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को मैक्सिमम लोगों को शेयर करके हमारी हेल्प करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको लगातार इसी प्रकार की इफ़ेक्टिव क्लासेज आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से आपको लगातार देखने को मिलने वाली हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों हमारा, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? तो दोस्तों अगर अपने बच्चे को समझना है, जिन बच्चों को आपने पढ़ाना है, उनकी वास्तविकता को समझना है, उनके मेंटल थिंकिंग को समझना है, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए दोस्तों? उसके लिए एक तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही बनता है। बालक कैसे सीखता है ये जानकारी भी होनी चाहिए। बालकों की अभिरुचियाँ और प्रवृत्तियों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों? और ये सभी यानी कि ये चारों के चार ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि बालक के अगर छात्र को हमने समझना है अच्छे से, तो एक तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बालक कैसे सीखते हैं ये जानकारी होनी चाहिए, बालकों की अभिरुचियाँ प्रवृत्तियाँ की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों शिक्षण अभिरुचि को 40 नंबर का रखा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे जो है जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके वास्तविकता पता चलता है कि उनके अंदर छात्रों को समझने की क्षमता विकसित है या नहीं है। यानी कि वो छात्र को समझ पाएँगे, नहीं समझ पाएँगे शिक्षक बनने के बाद। इसलिए जो है यहाँ पर ये चीज़ें, बालकों की अभिरुचियाँ और प्रवृत्तियों की जानकारी भी होनी ज़रूरी है। इसलिए शिक्षण अभिरुचि को इंक्लूड किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों अगर बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना है तो शिक्षकों को क्या कदम उठाना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बच्चे को विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर है, इसी पर हम चर्चा करेंगे सीधे सीधे। तो अगर राष्ट्रीय भावना का विकास करना है तो दोस्तों क्या करना होगा? ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना होगा जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके, उनके अंदर जो है नेशनलिटी की जो थिंकिंग है वो पावर डेवलपमेंट हो सके, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव उत्पन्न हो सके। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय भावना का विकास करने हेतु क्या करना है? विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना है जिससे छात्रों में क्या होगा? राष्ट्रीय भावना जागेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से में रखना चाहिए? तो दोस्तों जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों को, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को। तो दोस्तों इन 2 चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा हो। एक तो शिक्षा के उद्देश्य को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और दूसरा छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएँगे, यानी कि इस आधार पर देखें ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण में इन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। तो दोस्तों छात्रों में जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसको विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंताक्षरी का आयोजन या ये सभी। तो दोस्तों अगर हम छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना चाहें तो किस चीज़ की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा? परिचर्चाओं का आयोजन भी करना है क्योंकि उसमें बोलने का हमने डेवलपमेंट करना है, परिचर्चाएं डिबेट वगैरह रखेंगे। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया जाए तो बच्चा ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बोल पाता है। अंताक्षरी से बच्चा तुरंत जवाब देने के उसके अंदर आधा डेवलप होती है। तो ये सभी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारी ये जो क्लास है प्रवक्ता स्क्रीनिंग के साथ साथ सी टेट और यू टेट के लिए अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। जिन भी अभ्यर्थियों ने सी टेट और यू टेट के पेपर दिए होंगे वो अभ्यर्थी इसकी इन क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस को समझते हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चूँकि प्रवक्ता के लिए कोई सी टेट यू टेट का एग्ज़ाम नहीं होता है, इसलिए प्रवक्ता के एग्ज़ाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वो हो। तो दोस्तों छात्रों को जो गृह कार्य दिया जाता है वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। अब हम अतिरिक्त प्रकार का गृह कार्य देंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा और या वो कहीं से नकल का सहारा ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो छात्रों को जो गृह कार्य देना है दोस्तों पढ़ाए गए पाठ पर आधारित ही होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो दोस्तों एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बट इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी राय इसमें ली गई है दोस्तों। तो आप अपनी राय इसमें दे सकते हैं, बट एग्जाम में वही राय सही मानी जाएगी दोस्तों जो वास्तविक रूप से सही हो। इसलिए आप एग्जाम में अपने राय को ज़्यादा महत्व मत दीजिएगा, मेन राय है जो वास्तविक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इसमें क्या प्रतिक्रिया है? यह केवल एक आदर्श वाक्य है या जो है भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती है? यह वास्तविक है क्योंकि शिशु की ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षक राष्ट्र का जो है निर्माता है, तो इसमें क्या है कि दोस्तों अगर हम बात करें यही वास्तविकता है क्योंकि शिशु जो बच्चे जिन बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहे हैं वही बच्चे जो है दोस्तों बाद में चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही है दोस्तों क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है क्योंकि वो राष्ट्र के लिए जो है अच्छे अच्छे नागरिकों को तैयार करने का काम करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? तो दोस्तों अगर हम इनमें से देखें तो शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? ऑप्शन है संवाद विधि, श्रव्य दृश्य श्रव्य विधि, प्रोजेक्ट विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। तो अगर इनमें से हम देखें तो दोस्तों शिक्षण की सबसे कमजोर विधि पूछी गई है। तो इसमें देखो संवाद विधि भी थोड़ा इफेक्टिव है दोस्तों और दृश्य श्रव्य विधि तो बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट मेथड में भी बच्चा काफ़ी क्रियाशील रहता है
केवल एकमात्र सबसे कमज़ोर विधि है दोस्तों पाठ्य पुस्तक विधि। बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं, किताबों को दे देते हैं बच्चों को और पढ़ो कह देते हैं, या खुद किताब को कहानी जैसी पढ़ाने में लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है दोस्तों, सबसे कमज़ोर विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, या तो उसको डिबेटिंग देना चाहिए, या उसको रिलेट उसके टॉपिक उस पर परिचर्चा करने के लिए देना चाहिए। दृश्य श्रव्य विधि का यूज़ करना चाहिए, प्रोजेक्ट विधि का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर इसके हिसाब से कमज़ोर विधि डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों स्कूल में अगर हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन दे देते हैं तो उससे क्या अभिप्राय है दोस्तों? छात्रों में पर्यावरण के ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन हो, या छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तो दोस्तों अगर हम बात करें पर्यावरण की शिक्षा देने का मतलब है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। अगर हम बच्चों को स्कूल में पर्यावरण की शिक्षा देंगे तो बच्चे पर्यावरण के प्रति सजग रहेंगे और उससे जो है पर्यावरण को दूषित करने से रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? तो दोस्तों जो प्रौढ़ शिक्षा होती है वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होना चाहिए? ऑप्शन है सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समिति के हाथ में, या उपरोक्त सभी के हाथ में। तो दोस्तों जो प्रौढ़ शिक्षा है वो व्यक्तियों के अधिकार में होना चाहिए। किन व्यक्तियों के अधिकार में होना चाहिए दोस्तों? ये होना चाहिए दोस्तों गैर सरकारी समितियों के हाथ में। ठीक है दोस्तों, जो प्रौढ़ शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो गैर सरकारी समितियों को दे देना चाहिए, जिससे वो प्रौढ़ जो है शिक्षा दे सकें, ये ना कि यहाँ पर सरकार या शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप। तो दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ, कि इससे क्या होता है दोस्तों, इससे बालकों में साक्षरता बढ़ी है। पहली बात तो ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ों का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो प्राइमरी शिक्षा से निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा रखी गई है कक्षा 1 से 8 तक की, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है दोस्तों, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो शिक्षित हो गए हैं। अदरवाइज क्या होता था, बहुत ही छोटी क्लास से 2 3 4 से बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, या तो क्लास में फेल हो जाते थे, अनुत्तीर्ण हो जाते थे, और या वो जो है घर की आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई छोड़ देते थे, तो उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया दोस्तों, तब से जो है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को जो है कक्षा 8 तक की शिक्षा निःशुल्क मिली है, और वो सभी बच्चों ने ग्रहण की है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, किस विधि में छात्र सबसे अधिक अच्छी तरीके से सीखते हैं? तो कौन सी विधि में बच्चे सबसे अधिक अच्छे तरीके से सीखते हैं दोस्तों? वो होता है स्वयं करके, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर बच्चों को सेल्फ कोई वर्किंग अगर उनको दे दिया जाए, या प्रोजेक्ट दे दिया जाए, खुद कोई काम करने के लिए दिया जाए, तो ऐसे में बच्चा जो है बहुत आसानी से सीखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, करके सीखना, स्वयं करके सीखना। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे दोस्तों अगले। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा कब कारगर होती है, कब सार्थक होती है दोस्तों? जब वह छात्र केंद्रित होती है। तो छात्र केंद्रित जब होगी तो दोस्तों ऐसी स्थिति में शिक्षा सार्थक होती है और बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो दोस्तों अगर छात्रों में अनुशासन बनाए रखना है तो एक शिक्षक के रूप में कौन सी भूमिका सबसे सराहनीय है? तो दोस्तों वह है आपका शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। ठीक है दोस्तों, शिक्षक की अपनी योग्यता तो होगी, शिक्षक का विचार, शिक्षक की की व्यक्तित्व, ये तीनों चीज़ें तो इफ़ेक्टिव हैं ही, बट मेन शिक्षक का कार्य क्या है? क्लास में अगर अनुशासन बनाए रखना है तो कक्षा प्रबंधन की क्षमता उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, जिससे कंटिन्यू क्लास में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन जो दोस्तों वो कंटिन्यू बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? तो जब बच्चे जो लिखित कार्य करते हैं दोस्तों उसको कब जांचना चाहिए? तो ये कार्य दोस्तों लिखित कार्य
पूरा होने के तुरंत बाद उसको चेक कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे दिन और सप्ताह में एक बार ये कुछ भी इफेक्टिव नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? तो किस विद्वान ने कहे हैं कि सीखने के 5 चरण होते हैं? ऑप्शन है फ्रोबेल, हार्वर्ड, प्लेटो या कमीनियस। तो दोस्तों शिक्षा के जो 5 चरण बताए हैं वो बताए हैं, सीखने के 5 चरण हैं वो बताए हैं दोस्तों हार्वर्ड ने। किसने बताए हैं? हार्वर्ड ने दोस्तों सीखने के 5 चरण बताए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो दोस्तों शिक्षण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हल करने का दायित्व किसका है? तो दोस्तों ये दायित्व शिक्षकों का ही होता है दोस्तों। किसका होता है? शिक्षण कार्य में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको हल कौन करेगा दोस्तों? वो करेंगे शिक्षक स्वयं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में छात्र की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अगर कक्षा शिक्षण की बात करें और उसमें छात्र की रुचि को बनाए रखना है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों अध्यापक को यथार्थ जीवन से उदाहरण से भरपूर प्रयोग करने चाहिए। जो उसके बच्चे की डेली लाइफ की जो बातें हैं उसके प्रत्यक्ष जो देख रहा है उन उदाहरणों को लाना चाहिए। छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए। छात्रों को शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करने के लिए देना चाहिए। ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है दोस्तों? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा या मर्यादा, छात्रों का विश्वास या उसके शिक्षण के प्रति आस्था। तो अगर हम बात करें दोस्तों एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक मूल्यवान क्या है दोस्तों? वह है छात्रों का विश्वास। अगर छात्रों का विश्वास जीत लिया अध्यापक ने तो वो अध्यापक जो है क्लास में इफेक्टिवली अपनी क्लास को अटेंड करा सकते हैं और बच्चे उनकी क्लासों को विशेष ध्यान देते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कैसे होती है दोस्तों? वो होती है खेल के मैदान से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन किससे होता है? उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अधिक मूल्यांकन, अच्छा मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? उनके शिष्यों के द्वारा यानी कि स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट से ही एक छात्र एक शिक्षक की योग्यता और उसके आचरण को बहुत अच्छे से मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, शिक्षक का मूल कार्य है। तो एक शिक्षक का मूल कार्य क्या है दोस्तों? छात्र को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्र को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है, छात्रों में के स्व अध्ययन में सहायता प्रदान करना। तो दोस्तों एक शिक्षक का अगर कर्तव्य की बात करें तो यहाँ पर सबसे पावरफुल जो कर्तव्य है वह है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। एक शिक्षक का कार्य होता है कि क्लास में ऐसा माहौल तैयार करना जिससे बच्चा अध्ययन के लिए तैयार हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो प्रतियोगिता से उस एक उत्तम गुण का विकास होता है। तो प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है लक्ष्य ऊंचा रखना या पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना या ये सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हम कोई कंपटीशन कराते हैं, कोई प्रतियोगिता कराते हैं बच्चों में, तो उससे क्या होता है दोस्तों? किस उत्तम गुण का विकास होता है? एक तो बच्चे के अंदर ये आता है कि लक्ष्य ऊंचा रखने की आदत बनती है, यानी कि वो लक्ष्य को प्राप्त करने का उसका टारगेट जो है उसको चीज करने की क्षमता का विकास होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करता है बच्चा। अगर हार भी जाता है तो फिर भी उसको स्वीकार करना सीखता है। काम पूरा करके ही दम लेना यानी कि उस प्रतियोगिता को पूरी तरीके से कंप्लीट करके अपने सक्सेस और अनसक्सेस पर जो है उसके सोचने की डेवलपमेंट होता है दोस्तों। तो ऑप्शन देखें तो दोस्तों ऑप्शन तीनों सही हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। और साथ ही दोस्तों जो भी अभ्यर्थी आपके परिचित इस प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो प्रवक्ता स्क्रीनिंग की कर रहे हो, चाहे आपका
सीटेट की कर रहे हो, यूटेट की कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, तो उन सभी अभ्यर्थियों को इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये आपका जो है हमारे लिए हेल्प रहेगी। और साथ ही दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। हमारे जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए जो मॉर्निंग शिफ्ट में उत्तराखंड से संबंधित जो क्लास लगातार चल रही है सुबह 5 बजे की, उसको आप ज़रूर देखिएगा। शाम को 6 बजे आपको ये क्लास डेली देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।